हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस प्लैनेट। आई होप आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए होंगे। इसी होप के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 10th क्लास के सिविक्स के पोर्शन से फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं विद एग्जाम्पल आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और लास्ट तक पूरे वीडियो को देखकर इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि और भी जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को देखें, समझें और इससे जुड़े हुए अपनी सारी ही प्रॉब्लम्स को टॉपिक के एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझें। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ पावर शेयरिंग। ये 10th क्लास के सिविक्स के पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम सिविक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन, फिर हम 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल के थ्रू इस पावर शेयरिंग के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग अगर हम कहें सिंपल शब्दों में तो पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर करना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को समझेंगे। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम से मतलब है किसी भी कंट्री में अब इस टाइम पीरियड में हर कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले या अलग अलग रिलीजन के या अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। इन्हीं लैंग्वेज, कल्चर या रिलीजन के अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स बने होते हैं उन्हें एथनिक ग्रुप्स कहा जाता है। ऐसे ही कुछ ग्रुप्स बेल्जियम में भी थे। जैसे कि बेल्जियम जो था वो फ्लेमिश रीजन में पाए जाने वाले लोग जो थे वो डच स्पीकिंग करते थे और ये लगभग 59% लोग थे। फ्लेमिश एरिया में रहने वाले डच स्पीकिंग लोग 59% थे और वेलोनिया रीजन में रहने वाले फ्रेंच स्पीकिंग लोग 40% थे। इसके अलावा जो 1% बचा वो जर्मन स्पीकिंग, जर्नली 1% लोग जर्मन स्पीकिंग भी करने वाले लोग थे। ये है एक एथनिक कंपोजिशन। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्लेमिश एरिया में जो रहते हैं वो 59% लोग हैं और वेलोनिया रीजन में 40% लोग हैं। लेकिन जो बेल्जियम की कैपिटल है यानी कि ब्रुसेल्स है, वहाँ पर ये उल्टा है, जस्ट अपोजिट इसका है। वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग 80% तक हैं और डच स्पीकिंग लोग 20% तक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ अलग सी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है कि पूरी कंट्री में तो 59% डच स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग 40% लोग हैं। लेकिन जो कंट्री की कैपिटल है वहाँ पर कुछ जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो ज़्यादा है और डच स्पीकिंग लोग कम हैं। इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आएगी तो स्पेशल प्रॉब्लम में ब्रुसेल्स सबसे पहले आएगा क्योंकि वहाँ पर जस्ट अपोजिट सिचुएशन है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने कुछ डिफरेंट वे अपनाते हुए कुछ अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ चेंजेस किए ताकि वो इस तरह की जो डिफरेंसेस हैं उनको किसी तरह से भी अचीव कर सके और अपने डिफरेंसेस के होते हुए भी कोई ऐसी स्थिति ना आने दे जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना कोई घटे। इसलिए 1970 से 1993 के बीच जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कई बार अमेंडमेंट हुए और ये अमेंडमेंट 4 टाइम्स तक हुए, जिसमें से 4 टाइम्स में फर्स्ट टाइम जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कि नंबर ऑफ़ डच एंड नंबर ऑफ़ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी नंबर है उसको इक्वल रखा जाएगा। किसी भी तरह से किसी
एक लैंग्वेज को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी मेंबर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और जो भी लॉज बनेंगे वो इक्वल मेजॉरिटी पर बनेंगे। तो पहला अमेंडमेंट उन्होंने ये किया। सेकेंड अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया कि कुछ जो पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दी। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो दो अलग अलग रीजन्स बन गए कंट्री में। इसके अलावा ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स जो कि वहाँ की कैपिटल थी उसे उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट के रूप में चेंज कर दिया और उसमें भी उस गवर्नमेंट में भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स जो थे वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। चौथा अमेंडमेंट जो हुआ वो पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। इस तरह से उन्होंने फोर्थ जो अमेंडमेंट किया उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया और कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी उसने वहाँ के जो भी मेन लैंग्वेजेस थी डच, फ्रेंच और जर्मन, उसमें उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया लोगों को इन ग्रुप से बिलोंग करने में। ठीक है, तो ये एक मैंने एथनिक कंपोजिशन आपको बताया और इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या रिकमेंडेशन की गई उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम के, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग इज श्रीलंका। श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें देखिए सिन्हालीज लैंग्वेज बोलने वाले 74% लोग हैं और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, मतलब जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वहाँ पर रहने वाले हमेशा से, वो लगभग 13% हैं और कुछ जो इंडियन तमिल्स हैं जिन्हें कॉलोनियल रूल के टाइम पर वहाँ पर सेटल किया गया था एज ए प्लांटेशन वर्कर, उनसे बिलोंग करने वाले इंडियन तमिल्स हैं जो कि 5% हैं। उसके अलावा कुछ क्रिश्चियंस लोग भी पाए जाते हैं जो लगभग 7% तक हैं और ये तमिल और सिन्हाला दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एथनिक कंपोजिशन कि सिन्हालीज लैंग्वेज बोलने वाले 74% हैं, तमिल बोलने वाले लगभग 18% हैं और क्रिश्चियंस जो हैं जो कि दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं वो 7% लोग हैं। अब यहाँ पर श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में मेजॉरिटी जो थी, मेजॉरिटीज ने वर्क किया। मेजॉरिटी मीन्स, मेजॉरिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच सिग्निफाइज अ belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants। मतलब कि मेजॉरिटी का मतलब है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो भी होगी, अब यहाँ पे आपको मेजॉरिटी में सिन्हालीज लैंग्वेज बोलने वाले नज़र आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि सिन्हाली जो थे वो मेजॉरिटी में थे और उन्हें ही गवर्नमेंट बनाने और कंट्री का रूल चलाने का अधिकार प्राप्त था। और इसके लिए उन्होंने बहुत से ऐसे रूल्स बनाए, जैसे कि श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद 1956 तक बहुत से ऐसे रूल्स पास किए गए जिससे सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल्स जो थे वो डिसरिगार्डिंग कर दिए गए, मतलब उन्हें नकार दिया गया। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिससे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनकी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ में उनके जो एडमिशन्स थे, इन सब चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा हुआ। जबकि जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनको लॉस हो रहा था या उनको निगलेक्ट किया जा रहा था। इस वजह से जो रिज़ल्ट हुआ वो एक तरह का श्रीलंका में स्ट्रगल टाइप का हुआ और एक सिविल वॉर जैसी स्थिति वहाँ पर आ गई थी। और इस तरह की सिविल वॉर की वजह से वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए और न केवल इंसानों का नुकसान हुआ, साथ ही साथ जो श्रीलंका की इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी कुछ
इससे प्रभावित हुई, जिसकी वजह से आज तक जो श्रीलंका है वो जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका अदर कंट्रीज से थोड़ा पीछे रह गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको बेल्जियम का एक एग्जाम्पल बताया जहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और जिसकी वजह से जो वहाँ का एथनिक कंपोजिशन था उसको किसी तरह से मर्ज कर लिया गया यूनिटी के रूप में, और वहाँ पर सिविल वॉर की स्थिति नहीं आई। जबकि जहाँ श्रीलंका में एक ही ग्रुप को सारे पावर्स दे दी गई, जैसे कि सिन्हालीज जो मेजॉरिटी में थे उनको सारी पावर्स मिल गई, जिसकी वजह से सिविल वॉर की स्थिति यहाँ पर आ गई। और इस सिविल वॉर की वजह से न केवल बहुत सारी डेथ हुई बल्कि जो इकोनॉमिक स्टेटस था श्रीलंका का वो भी नीचे आ गया। ओके।